चुके हैं वीरेन जी। 9 साल पूरे हो गए और अब 10वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार प्रवेश कर रही है। क्या अचीवमेंट्स और फेल्योर्स हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, और जनता अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति क्या धारणा रख रहेगी, और 2024 अब जब बिल्कुल नज़दीक है, जनता का आकलन क्या है? देखिए, इस देश को तब तरक्की और नाम सम्मान हासिल हुआ जब जब इस देश में स्थिर और मजबूत सरकारें रही हैं। बहुमत की सरकार होना ही इस देश की तरक्की का सबसे बड़ा प्रमाण है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। एक तो हम मध्यावधि चुनाव से बच जाते हैं, दूसरा ऐसे बेमेल गठबंधनों से बच जाते हैं जो समय समय पर ब्लैकमेलिंग होती है, और प्रधानमंत्री की पोजीशन कमज़ोर नहीं होती। तो बीजेपी को यह सौभाग्य हासिल हुआ कि मोदी के नेतृत्व में दोनों बार उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, और इसीलिए मोदी बहुत सारे कड़े फैसले ले पाए, जिसमें पहली बार की नोटबंदी सबसे बड़ा फैसला भी रही, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया और बड़ी आलोचनाएं हुई। बीजेपी हालांकि उसे अपनी उपलब्धि नहीं मानती अब, लेकिन उस समय वो फैसला हो गया। दोबारा भी एक नोटबंदी आई है, इसमें बीजेपी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, न ज़्यादा जनता में कोई हलचल है। अब बात आती है कि भारत दुनिया के नज़रिए से एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बना, और बीजेपी ने, मोदी की सरकार ने हमेशा ये कोशिश की कि वो दुनिया को दिखाए कि भारत एक ताकतवर, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और एक राजनीतिक रूप से स्थिर देश है जिसमें कोई उथल पुथल नहीं है। इन सब का फ़ायदा विदेशों में रह रहे भारतीयों को काफ़ी मिला है। देखिए, उपलब्धियां बहुत सारी हैं, लेकिन अनुभव भी कई खट्टे मीठे रहे हैं। अगर पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो मोदी के लिए संजीवनी साबित हुई, उनकी छवि के लिए और केंद्र में उनकी दोबारा सरकार बनाने के लिए भी। और उसके बाद से जो उनके तमाम साहसिक फैसले रहे, उसको लेकर सीमाओं पर कई बार बातें आती हैं, लेकिन वो ज़्यादा असर नहीं डाल पाती। ब्रजेश जी, कई राज्यों में इस दौरान बीजेपी चुनाव हारी भी और उसका असर भी पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात बीजेपी के अजयगढ़ बन रहे हैं और बने रहे। हालांकि किसान आंदोलन चला इस देश में, कोरोना की महामारी आई, अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगाई, लेकिन जब तक पेट में राशन है तब तक इस देश में भाषण है, और जब तक पेट में राशन है तब तक मोदी का शासन है। ये 82 करोड़ को जो राशन देकर एक मास्टर स्ट्रोक जो है, ये मोदी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। इसी के आधार पर उन्हें वोट मिल रहा है। किसानों को जो 500 रुपया महीना देती है सरकार, डीबीटी स्कीम है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाँव में आज भी मोदी के प्रभाव को बनाए हुए हैं, ख़त्म नहीं होने दे रही हैं। बस एक चीज़ ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना इन्होंने सपना दिखाया था, और वो हमेशा लड़खड़ाता रहा, डॉलर हमेशा मजबूत होता रहा। आप मोदी को इस देश के सफल प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता अभी भी है, वो शिखर पर है, और ये कह सकते हैं कि मोदी के नाम पर ही बीजेपी सत्ता में आती है, इसका और कोई अपवाद नहीं होगा, क्योंकि मोदी इकलौते हैं जो अपने नाम पर वोट मांगते हैं, और लोग उनको ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर, देश को मजबूत बनाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर उनके समर्थक और इस देश के बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन हर चुनाव एक परीक्षा है। 2024 भी एक नई परीक्षा लेकर आ रहा है मोदी और बीजेपी सरकार के लिए। कर्नाटक के रिजल्ट के बाद बीजेपी में अंदर खाने बड़ा दहशत है, भूचाल है, और कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। विपक्ष को भी थोड़ा से राहत मिली है और उसको ताकत मिली है। रही बात इस देश में धारा 356 के इस्तेमाल की, वो मोदी सरकार ने एक बार भी नहीं किया। हाँ, सरकार को सीधे नहीं गिराया,
छीना झपटी कर ली और आधी रात में शपथ भी कहीं कहीं दिला दिया, जिसको लेकर 2 दिन बाद वो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा। कुछ जगहों पर किरकिरी भी हुई, लेकिन ये सब सियासत के अंग हैं, ये चलते रहते हैं। आज मोदी को इस देश में उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ दिया, बनारस ने उनको बहुत कुछ दिया, देश की शीर्ष सत्ता और कुर्सी उनके हाथ में है। मोदी और बीजेपी दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े एहसानमंद होने चाहिए। यूपी ही उनके लिए संजीवनी है। हालांकि आज 9 साल पूरे हो गए, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, वो ये कहते हैं कि सरकार के 9 साल पूरे नहीं हुए, सत्ता अपने आखिरी साल में दाखिल हुई है। ये उसका आखिरी साल है और इसके बाद उसे चुनाव में जाना है, जहां जनता उनका इंतज़ार कर रही है। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन मोदी सरकार में एक चीज़ को लेकर आलोचना होती रही कि सीडी और सीबीआई और ईडी जैसे बोलो तैसे छापा। इधर विपक्ष ने बोला उधर छापा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मनीष सिसोदिया हो, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में, इनके पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से बहुत सारे विपक्ष के नेता और जनता में भी मोदी सरकार की आलोचना होती है। लेकिन ये सब एक सिस्टम चलता रहा, क्योंकि बीजेपी के जब कांग्रेस का राज रहा तो बीजेपी के नेताओं पर भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते थे और उन्होंने भी बड़ी परेशानियां और तकलीफें झेली हैं। तो ये सब एक व्यवस्था चली आई है इस देश में और ये चलती रहेगी। जिसके हाथ में सत्ता रही उस पर दुरुपयोग के आरोप लगे, लेकिन देश तरक्की करे, वंदे भारत ट्रेन चले। अभी एक चीज़ बची है हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में चलाने की, उस पर शायद अगली 5 वर्षीय योजना में सरकार में कुछ काम हो। लेकिन ब्रजेश जी, आने वाले 5 साल में जो भी सरकार आए इस देश में, उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। जब इस देश में लोग फ्री बिजली की डिमांड करने लगे हों, रोजगार की बड़ी डिमांड हो, तो ऐसे में चुनौतियां बढ़ती हैं और केंद्र में मजबूत सरकार भी हो। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, अब देखना होगा क्या होता है। लेकिन अदम गोडवी साहब की कुछ रचना है, सुनिएगा कि सदियों से जो रहे उपेक्षित, श्रीमंतों के हरम सजाकर उन गरीबों की करुणा की कहानी मुद्रा के रैदास लिखेंगे, और कंक्रीट के इस जंगल में फूल खिले पर गंध नहीं है, स्मृतियों की घाटी में यूं कहने को मधुमास बहुत हैं। और वो जो शोर मचाते भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें अपने इनपुट्स और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज